और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका चयन हुआ और जिनका नहीं हुआ है। आप अपने सबसे पहले एनालिसिस करिए कि किस सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एनालिसिस करिए कि कहाँ आपकी चूक हुई है, प्री लेवल पे, मेंस लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे। बाकी आप काफ़ी क्लोज हो चुके हैं अगर आप इंटरव्यू पे छटें। अगर आप मेंस तक पहुंचे हैं इट मीन्स कि कुछ आंसर राइटिंग में आपको सुधार करना है। और अगर आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्वालिफाई नहीं हुआ मतलब कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो आज का सेशन जो है आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी 14 जेपीएससी से रिलेटेड है कि नोट्स कैसे आपको बनाना। अच्छा, इससे भी पहले एक और आपका डाउट है कि हालांकि पिछले बार अभी तक तो हमने जेपीएससी का बैच लॉन्च नहीं किया था 11 to 13 तक। 14 जेपीएससी का हमने बैच लॉन्च किया है, फर्स्ट टाइम है ये। लेकिन हाँ, पिछले बार भी मैंने जेपीएससी के लिए कंटेंट दिया था और इस बार एक स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ भाई एकदम, और ये नहीं भाई कि मतलब कि पब्लिकेशन के लिए या फिर स्टूडेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े, नहीं, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि कंटेंट की अगर आपकी क्वालिटी है, आपके कंसेप्ट में दम है और एनालिसिस अच्छे से अगर आप कर पा रहे तो स्टूडेंट आपसे जुड़ते हैं। पिछले बार भी स्टूडेंट जुड़े और इस बार 59th रैंक है हमारे स्टूडेंट्स का। इस वीडियो के एंड में या फिर मैं टेलीग्राम में उनकी सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, ठीक है। उनके मैसेजेस कल ही आए थे। खैर, ये बातें हो गई, अब आगे बढ़िए। हाँ, एक और सवाल आप लोगों की, हमने जेपीएससी तो आपको मैंने पहले ही कहा कि भाई हमने रिटायरमेंट ले रखा है अब इन सारी चीज़ों से, तो अब मैं तो पेपर दे नहीं रहा हूँ। तो भाई इसीलिए अपना रिजल्ट क्या हुआ आप बताएं, तो आपको मैं ये बता दिया। अब भाई मुद्दे पे बातें करते हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आए हैं कि सर कैसे चीज़ों को तैयार करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं और हमारे कंटेंट को लिए हैं और काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। तो देखिए, नोट्स बनाना कैसे है पहले समझिए चीज़ों को। और नोट्स बनाने के साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि आप जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे पीटी प्लस मेंस और साथ के साथ आपका इंटरव्यू भी है। तो नोट्स बनाने के दौरान आप इतना नहीं खो जाना है, क्योंकि पीटी में आपको क्या है भाई, फैक्चुअल डाटा पे काम करना, यानी कि इस प्रकार से चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा भाई। और फिर इंटरव्यू में भी आपका कमांड अच्छा होना चाहिए कि आपने जो जो टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, उसके कंसेप्चुअली पार्ट अच्छे किए कि नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल इंटरव्यू में देख लिया जाए नहीं होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिस झारखंड, जिस भी स्टेट के अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो उस स्टेट के बारे में अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए और अपने 360 डिग्री में अपने आप को घुमा करके देख लीजिए, अपने बारे जान लीजिए, आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई की उनके बारे, बस यही चीज़ें होती है। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात है कि कंटेंट यानी कि नोट्स को तैयार कैसे करना है, मेन फोकस आज के इस वीडियो में यही होगा। तो पहले मैं एक झलक दिखाता हूँ नोट्स को रेडी करने का। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गांधी युग पढ़ना है, ठीक है। तो कंटेंट को इस प्रकार से रेडी करिए, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला भाई, पीटी का भी पेपर देना है और मेंस का भी पेपर देना, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्री लेवल पे तैयारी करते हैं, मेंस को बाद में तैयारी करते हैं। तो देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन जेपीएससी की आई नहीं है और जब तक ना आ जाए तो आप मेंस लेवल पे चीज़ों को लेकर के चलिएगा। एक तो यहाँ पे अभी आप पहले कंटेंट देखिए। और एक एक चीज़ को और मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए, जैसे कि गांधी युग को ही अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ कि गांधी युग, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे हर एक चीज़। तो सबसे पहले गांधी जी की विचारधारा को आपको समझना होगा कि गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस क्या रहा, ठीक है, उनका व्यक्तित्व क्या रहा, उनको समझिए। फिर गांधी जी के बारे में क्या भाई, उनके सामाजिक या फिर कह लिया भाई उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, कहाँ काम करते थे, कितने उनके भाई बहन, ये सारी चीज़ें, उनको क्या टाइटल दिया गया था, कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर गांधी जी का एक एरा हम लोग क्या देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी किस प्रकार से सुपर डुपर हिट हुए, ठीक। तो भाई उसको समझना होगा, ऐसे नहीं रट लेना है कि गांधी जी लंदन से 1891 में पढ़ करके आ रहे हैं वकालत की और फिर वहां से वो चले गए साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला की केस की लड़ाई, ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। समझिए चीज़ों को, क्यों, क्योंकि अब इतने अच्छे स्टैंडर्ड पे, क्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप बीपीएससी का भी पेपर देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी को मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ क्योंकि हर साल पेपर हो रहा हूँ और उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। और झारखंड की मैं अगर बात कर लूँ, जेपीएससी की एग्जामिनेशन की मैं अगर बात कर लूँ
कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी अगर प्री लेवल पे अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को स्टैंडर्ड वे में अगर पढ़ा है, ठीक है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लिया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर ले और डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस और डिफेंस के बारे अगर अच्छा कर लिए ना तो साइंस और टेक में आपको कोई दिक्कत नहीं है मेंस में लिखने के लिए। और मैंने कई क्लासेस यूट्यूब पे भी दिए हैं, दिखाए भी है विथ एग्जाम्पल। अब आइए पॉलिटी की बातें कर ले या फिर ज्योग्राफी में बातें कर ले। अब पॉलिटी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ये सारे भाई आपको इंडिया के एस्पेक्ट में भी और झारखंड के एस्पेक्ट में भी मेंस में भी आएगा। मैं समझिए मैं बार बार मेंस की बातें इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक करवाया, जैसे कि मैंने पढ़ाया भारत की जलवायु के बारे में, ठीक है, इंडियन क्लाइमेट या फिर मानसून के बारे में। तो भाई अब यहाँ पे भारत की जलवायु से रिलेटेड पीटी में तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मैं पीटी को भी साइड कर दूं, मेंस की बातें कर लूं तो मेंस में भारत की जलवायु को पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है, आप अगर देखेंगे भी तो भाई इससे अगर आपको झारखंड से रिलेट करके पूछ लिया जाए, झारखंड की जलवायु के बारे में पूछ लिया जाए भाई, तो आप क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आराम से। थोड़ी बहुत भी अगर झारखंड के बारे अगर आपने पढ़ लिया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना थोड़ी बहुत, ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टेट जीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत का सामान्य अध्ययन। क्योंकि जब आप कंसेप्चुअली जलवायु को समझते हैं, मॉनसून को समझते हैं कि किस प्रकार मॉनसून भारत में एंट्री ले रहा होता है, चाहे साउथ वेस्ट मॉनसून की बात कर ले, और यही साउथ वेस्ट मॉनसून आपके दो भाग में बटेगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून, और फिर किस मानसून के कारण सबसे ज्यादा बारिश, और इन दोनों में किस मानसून के कारण झारखंड में बारिश हो रही है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि लौटता हुआ मानसून, फिर आप उसको एक्सप्लेन किए उस लौटते हुए मानसून से क्या इंपैक्ट झारखंड में पड़ा या फिर पूरे भारत में लौटते हुए मानसून से कहां वर्षा हुई, तो समझ रहे हैं। और दूसरा, मानसून से पूर्व भी क्या है भाई, भारत में बारिश होती है, भारत ही नहीं बल्कि झारखंड में भी बारिश होती है। तो अगर आप भारत के बारे समझे भाई, अगर भारत में चक्रवात के कारण वर्षा हुई तो सिंपल सी बात है, झारखंड क्या भारत से अलग होगा? नहीं। तो यहाँ पे भी चक्रवात के कारण वर्षा होती है, और ये वर्षा किसके लिए, किस फलों के लिए? आम के लिए, मेनली यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल वाले क्षेत्रों में अगर देख ले, और थोड़ा बहुत असम में भी, तो यहाँ पे इस वर्षा को चक्रवातीय वर्षा, यानी कि भाई अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में जो वर्षा होती है चक्रवात के कारण, बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर जोन हाई प्रेशर जोन बनता है, और भारत के जो स्थलीय क्षेत्र है मध्य भारत में क्या होता है भाई, लो प्रेशर जोन बनता है, तो वही हवाएं यहाँ भरने के लिए उठती है, और ये चक्रवात के कारण होती है, ना कि मानसून के कारण। तो आम्र वर्षा यही नाम देते हैं। कर्नाटक में कहुआ वर्षा दे देते क्योंकि इस वर्षा में कहुआ की खेती होती है। तो खैर ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। तो भाई इसमें समझे आपने क्या समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है किस चीज की, कंसेप्ट की। क्लियर है भाई? अगर ये आपके पास होगा ना तो भाई नोट्स आप लिखते लिखते थक जाइएगा, मतलब इतना आपके पास कंटेंट होगा लिखने के लिए। ये आप देख रहे हैं ना मैंने कितने नोट्स रेडी किए, शायद मुझे भी नहीं पता भाई। और बस इतना है ना कि कंसेप्ट अगर बिल्डअप आपने कर लिया। वैसे मैं अब यहाँ पे हिस्ट्री में एक एग्जांपल दे दूं कि चलिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी के बारे में लिखना, ठीक है ना। कैसे भाई हीरो बने गांधी जी भाई, मतलब जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे तो लोग रो रहे हैं वहां पे, ठीक है। जो भारतीय वहां रह रहे हैं वो गांधी जी से मतलब आग्रह करें कि आप साउथ अफ्रीका ना छोड़ करके जाए। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ऐसी सिचुएशन बनी कि गांधी जी को फिर से वापस जाना पड़ रहा भारत में, अब क्या करें यहाँ रह करके। और जितना गांधी जी को देना था साउथ अफ्रीका में उससे ज्यादा साउथ अफ्रीका को दे रखे। पीटर मरिट्सबर्ग जहां पे गांधी जी को उतार दिया गया था रंग भेद की नीति से फर्स्ट क्लास बोगी में चढ़ने से, आज वहीं स्टेशन में गांधी जी की क्या है भाई, मूर्ति है। तो ये सब चीजें क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, मैप में दर्शाया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर भारत को दर्शाया। अब भारत में गांधी जी आएंगे या तो गुजरात या महाराष्ट्र है, गुजरात में जन्म हुआ भाई, लेकिन ये प्रैक्टिस कहाँ कर रहे थे वकालत की, महाराष्ट्र में। कौन से भाई, बंदरगाह से। तो ये सब जब मैप में आप यहाँ पे लिखेंगे भाई अपोलो, ठीक है, बंदरगाह थी, और यहाँ पे डरबन में डरबन बंदरगाह से यहाँ पे आए। तो देखिए खूबसूरती नोट्स में या फिर मेंस में यही सब बनाती है, जितना ज्यादा आपने अच्छे से लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट बनाया है, और कुछ ग्राफ में दिखाया है, कुछ मैप में दिखाया है, कुछ टेबल बना दिया, कुछ चार्ट बना दिया। इससे होता है क्या ना कि ये जो एग्जामिनर है या फिर जो भी कॉपी चेक कर रहा है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो इससे सारी चीजें समझ पा रहा है, ठीक है। यहाँ नटाल गाएंगे, फिर क्यों जा रहे हैं, यहीं पे दादा अब्दुल्ला साहब है जिनका बिजनेस चल रहा था, जिनके ऊपर केस हो गया था, तो गांधी जी इन्हीं के केस लड़ने के लिए गए थे। यहाँ से इसकी दूरी 600 से 700 किलोमीटर के आसपास थी, और इसी के जाने के क्रमबद्ध में इनके साथ ये रंगभेद वाली जो घटना घटती है। और फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे 1894 में गांधी जी ने नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की,
और फिर यहीं पे बहुत सारी चीजें आपने देखा कि इन्होंने वापस फिर 95 में वापस आए, फिर यहीं भारत में उन्होंने क्या किया था भाई, मैगजीन लिखा, ग्रीन पंपलेट वगैरह उन्होंने, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी मेंस में भाई। गांधी जी के बारे अगर लिखने आ जाए तो क्या लिखेंगे भाई, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से उसको फिर अलग है, भारत जब वो वापस आएंगे, मैं केवल साउथ अफ्रीका की भी बातें कर रहा हूँ, मैं नहीं अभी बात कर रहा हूँ कि भारत आ गए हैं 1915 में। ये हाँ सब घटना जो साउथ अफ्रीका में घट रही है, यहाँ बैठे हैं अभी भारत आए हैं, फिर वो मैगजीन लिख रहे हैं ग्रीन पंपलेट मैगजीन। ग्रीन पंपलेट मैगजीन में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार अफ्रीका में रंग भेद की नीति अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा भारतीयों के ऊपर। और ये मैगजीन जब सारे जगह जब पूरे विश्व में जा रही होती तो अंग्रेज काफी खफा होते गांधी जी से। तो गांधी जी जब वापस लौट रहे होते, फिर से वापस जब आ रहे होते 1896 में साउथ अफ्रीका में अपनी पत्नी के साथ और दोनों बच्चे के साथ, दोनों बच्चे का नाम के साथ मेंशन करिए भाई, पहला बच्चा हो गया भाई मनीलाल, ठीक है, हरिदास। तो ये सब चीजें जब लिखेंगे, फिर इनके ऊपर आक्रमण हुआ, और आक्रमण के बाद भी इन्होंने क्या किया, वकील है भाई साउथ अफ्रीका के द्वारा, इनको सुरक्षा भी मिली पुलिस के द्वारा, इनको बोला भी गया कि भाई आप सारे नाम लोगों का भाई नाम बताइए और उनको जेल में बंद कर। लेकिन इन्होंने क्या कहा भाई कि अभी ये लोग नादान है, अभी ये गांधी जी को नहीं समझे, गांधी को नहीं जाना है। जब ये हमारे विचारधारा को समझेंगे, जानेंगे, तो ये समझेंगे कि इन्होंने गलती किया है। यानी कि भाई जब कोई लोग अज्ञानता में कोई कार्य करते हैं तो उनको माफ कर देना चाहिए। गांधी जी का ये तो किसी को भी नहीं, सब कुछ तो वहां के लोग और ज्यादा भाई प्रेरित हुए गांधी जी को। फिर गांधी जी ने सर्वोदय का विचार दिया। तो भाई सर्वोदय को फिर आपको समझाना होगा, सर्वोदय मतलब क्या, सर्वोदय गांधी जी कहां से प्रभावित हुए सर्वोदय। तो जब वो वापस इंग्लैंड आ रहे थे, सॉरी इंग्लैंड बोल रहा हूं, अफ्रीका आ रहे थे भारत से, तो इसी आने के क्रम के दौरान उनको क्या हुआ था भाई, ट्रेन में एक पुस्तक मिली थी जो इंग्लैंड के लेखक है रस्किन, ठीक है, उनकी एक बुक थी अनटू द लास्ट, ठीक है, अगर मैं गलत ना हो या मैं नहीं भूल रहा हूँ, किताब है उनकी अनटू द लास्ट। वो किताब का पहला जब वो पन्ना पढ़े, फिर वो इतने मजबूर हो गए दूसरा पन्ना पढ़ने के लिए, फिर उस दूसरे के बाद तीसरे पन्ना के लिए इतने मजबूर, मतलब इतनी अच्छी चीजें या अच्छी बातें, अच्छी विचारधारा उसमें लिखी हुई थी कि पूरी रात वो पूरी किताबें पढ़ते 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 भाई वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुके थे। और उसी किताब में जो विचारधारा, इसी किताब के विचारधारा से रस्किन की जो अनटू द लास्ट जो पुस्तक पढ़े, उसी में विचार ये मिला था सर्वोदय का, वहीं से कंसेप्ट सर्वोदय का गांधी जी लाए थे। सर्वोदय का अर्थ क्या है भाई, सभी का उदय, यानी कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी उदय होना चाहिए। मतलब समाज में अगर अमीर और गरीब है तो अमीर और गरीब की जो बातें हो रही है जी यहाँ पे, अमीर और गरीब, ठीक है, मान लीजिए ये आपका अमीर हो गया और ये आपका गरीब हो गया, तो देखिए सर्वोदय को भाई एक्सप्लेन करके लिखे ना भाई, क्यों खूबसूरत बनेगा, लंबा चौड़ा जितना वर्ड चाहिए वो सारी चीजें बनेंगे। तो अमीर गरीब के बीच में क्या भाई, अब अमीर को क्या उदय करिए, क्या इसको पैसे पे कमी नहीं है, गरीब को पैसे दीजिएगा तो इनका उदय होगा। तो भाई इनको पैसे देंगे तो भाई कार्ल मार्क्स का फिर यहाँ पे थ्योरी जोड़ दीजिए। कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या है भाई, कि भाई जितने गरीब है अमीर को मारिए पीटिए, सारा पैसा लूट लीजिए, अमीर गरीब की खाई खत्म। लेकिन यहाँ पे जो रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट में क्या है, बस सर्वोदय का विचारधारा। तो गांधी जी ने भाई सबसे पहली बार क्या किया भाई, पहला आश्रम 1894 या 1896 में, ठीक है ना, 1896 में फिनिक्स आश्रम के उद्घाटन किए थे डरबन में, ठीक। तो वहीं पे उन्होंने सर्वोदय की विचारधारा, लोग आ रहे हैं अपने फिनिक्स आश्रम में भाई 100 एकड़ की जमीन उनको भाई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दान दिए, बहुत सारे लोग उनको चंदा दे रहे हैं गांधी जी से प्रभावित होकर के। तो अब भाई गांधी जी बोले कि ठीक है इस आश्रम में सभी आइए, सभी भारतीय रहिए। देखिए मैं इतना लेक्चर नहीं दे रहा हूँ गांधी जी को, गांधी जी के ऊपर पढ़ना जब आप पढ़ने बैठेंगे, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, तो मतलब खैर चलिए छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन सारी चीजों को देखिए, जब आप ऐसे, मैं तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे भाई, प्रैक्टिकली चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में। ऐसे फिर सर्वोदय में तो क्या किए गांधी जी, अमीरों का भाई हृदय परिवर्तन करवा रहे हैं। हृदय परिवर्तन कैसे भाई, तुम क्या करोगे इतने पैसे रख करके, तुम पैसे के मालिक नहीं हो, रखवाले हो केवल, ठीक है। तो भाई अब आप जाएंगे तो क्या ले करके जाएंगे, नहीं, अब इनका हृदय परिवर्तन होकर आकर क्या करे, गांधी जी को ये कुछ डोनेट कर दे, कुछ जमीन दे दे रहे हैं। तो भैया वाह, तो इनका क्या हुआ भाई, इनका भाई क्या हुआ, नैतिकता में उदय हुआ है। तो उदय हुआ और गरीब को क्या मिल गया, पैसा मिल गया, जमीन मिल गया, तो ये आर्थिक स्थिति रूप से उदय, तो सभी का उदय यही हो गया। फिर सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब क्या भाई, हम पहले जानेंगे कि जो भी कार्य करने जा रहे हैं क्या वो सत्य है कि नहीं है, और अगर सत्य है तो हम उसके लिए आग्रह करेंगे। जैसे कि अगर मुझे एग्जामिनेशन कैंसिल करानी है और मुझे पता है
कि पेपर लीक हुआ है तो भाई हम इसके लिए सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रही कभी आंदोलन नहीं करते हैं, कभी हिंसात्मक रूप नहीं लेते हैं सत्याग्रही, और सत्याग्रही निडर होते हैं, मतलब उनका जो मौत का या मरने का या मृत्यु का जो फ्यूज होता है वो खत्म हो चुका होता है। यानी हम आपके पास सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल करिए या फिर एग्जामिनेशन कैंसिल करिए, या जो भी है ये एग्जामिनेशन में भाई धांधली हुई है और सरकार आपकी बातें नहीं मान रही, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं, हम ऑफिस के बाहर बैठ गए सभी लोग। अब हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि आप कैंसिल नहीं करें। हम आपके काम में कोई बाधा नहीं देंगे, हम कोई हिंसात्मक रूप नहीं करेंगे, हम अहिंसा के रास्ते पे रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक कि आप हमारे मांगे नहीं। तो भाई उनका हृदय परिवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो हम भाई मर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, और ना ही हम कोई गलत कदम उठाने वाले हैं। तो ये सब चीजें भाई जब आप ऐसे पढ़ते हैं तब जाकर अब देखिए कंटेंट कैसे रेडी होता है। आप कंटेंट को देखिए, तो यहां से गांधी जी की रही भाई जीवनी, ठीक है, मतलब सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन जो बोल लीजिए। अब यहां से फिर हमने स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में गांधी जी के बारे में, सारा चीज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। समझने वाली वीडियो है भाई। देखिए केवल बोल देना नोट्स में ये किताबें उठा लीजिए, वो किताबें, भाई वीडियो दुनिया भर की बनी हुई है, कौन सी किताबें पढ़नी है आपको भाई, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना कैसे है, कंटेंट रेडी करना कैसे, अब देखिए इसको। साउथ अफ्रीका में गांधी जी, साउथ अफ्रीका एंड भारत में पता है दोनों जगह किसका राज है भाई, कब्जा किसका, अंग्रेजों का कब्जा। तो मतलब देखिए कंटेंट की खूबसूरती देखिए, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट सब चीज यहाँ पर लिख दिया गया है इस प्रकार से। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल हो गया हिस्ट्री में। चलिए मैं पॉलिटी में और भी, आप जैसे कि अगर देखिए एंसेंट हिस्ट्री की बात, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को दिखा देता हूँ मैं। अब जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये सब भाई मैपिंग अगर आप कर रहे होंगे ना, देखिए दिखाएंगे पहले कि भाई सारे नदियाँ को पहले आपने दिखा दिया, फिर अब यहाँ सारे स्थल जो है देखिए इस प्रकार से सारे स्थल में, तो भाई वो जो एग्जामिनर बस यही मैप में उनका पूरा काम हो जाएगा। इस प्रकार से लिस्ट बना दिया कौन सा स्थल पे कौन सा नदी का किनारा हो गया, ठीक है, और कहाँ पे आपको क्या क्या चीज की प्राप्ति हुई है। बाकी फिर तो ये कंटेंट है ही लिखने के लिए पूरा चीज। जैसे कि देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब इसकी जो भी सभ्यताएं नहीं, मतलब कि प्राचीन जो सभ्यताएं रही है हड़प्पा सभ्यता के साथ, कौन कौन सी सभ्यता है, देखिए इस प्रकार से चीजें एकदम सिस्टमैटिक वे में आपने लिख दिया है, ठीक है। अब जहां पे जो भी मैप वगैरह जो भी चीजें बनानी है वो सारी चीजें आपने लिख रखी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं पॉलिटी का मैं आपको कंटेंट दिखाऊं, जो मैं आपको क्लासेस करा रहा हूं, जैसे कि चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में। कहा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ध्यान से आपको इस पे काम करना है। मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट। ये रहा फंडामेंटल राइट, ये रहा भाई। चलिए देखिए फंडामेंटल राइट्स का ये नोट देखिए, क्या करेंगे भाई, फटाफट चीजें कुछ नहीं होती है। जब आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में कम से कम 30 से 35-40 पेज का कंटेंट मैं आपको दूंगा अभी, अगर आप देखते चलिए। मूल अधिकार, तो सबसे पहले मूल अधिकार में पढ़ना है क्या है, अधिकार का अर्थ समझना है, मूल अधिकार का अर्थ समझना, फिर मूल अधिकार और अधिकार में दोनों बड़ा क्या है, फिर उनका विकास कैसे हुआ, आखिर मूल अधिकार आया कैसे भाई। अधिकार कोई भी चीज का हमने कंपैरिजन किससे किया, मैग्ना कार्टा से। सबसे पहले 1215 में जो क्या हुआ था भाई, ब्रिटेन के जो महाराजा से क्या किया था उन्होंने, जमींदारों क्या किया था भाई, कुछ अधिकार दिया था। यानी कि राजा के अधिकार में कमी आए, मजदूरों के अधिकार में क्या, मजदूरों के अधिकार में बढ़ोतरी, उसको ही मैग्ना कार्टा। और वही मैग्ना कार्टा आज कोई भी विशेषाधिकार अगर आपको मिलती है तो उसका कंपैरिजन हम लोग मैग्ना कार्टा से करते हैं। तो ये क्या था भाई, मूल अधिकार का विकास था। कैसे विकास हुआ देखेंगे। फिर अमेरिका, अच्छा एक चीज को यहाँ पे फिर लिखे कि भाई मूल अधिकार का विकास कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में। हम भारत के जो संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से। क्यों अमेरिका से लिए, इसको समझाइए। अमेरिका के मूल अधिकार में, अच्छा क्या संविधान, जब मूल संविधान में अमेरिका में था मूल अधिकार, नहीं था, बिल ऑफ राइट ऐड किया गया, और यही बिल ऑफ राइट क्या है, अमेरिका का मूल संविधान है। और उससे हमने अपने संविधान में ऐड किया, क्योंकि मूल अधिकार के प्रकार, मूल अधिकार का डेफिनेशन अमेरिका ने डिफाइन किया। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में कहीं भी मूल अधिकार के कितने प्रकार है, जैसे कि आज भारत के संविधान जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना भाई, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऐसा चीजें यहाँ ब्रिटेन के संविधान में नहीं लिखी, वहां बस ये लिखी गई मूल अधिकार मतलब कि भाई जो अपने देश की जो परंपराएं हैं, ठीक है, जो भी रीति रिवाज है, आप उसको बिना उल्लंघन किए आपको जो करना करिए, बस यही है मूल अधिकार वहां पे। फिर मूल अधिकार के भाई प्रकार, विशेषताएं, फिर आपातकाल जब लग जाएगी तो उस समय मूल अधिकार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मूल अधिकार और सैन्य बल, फिर मार्शल लॉ, रीट और आलोचना में महत्व फिर चले जाएंगे। तो ये सब क्या हो गया। अब देखिए इससे क्या हो गया, आप मेंस में अगर मूल अधिकार के बारे अगर आपको लिखने आया, ठीक है, तो बस मूल अधिकार से जो चीज लिखने आया भाई, ये पॉइंट आपको रख देना है सारी चीजें। तो पहले टॉपिक से पहले समझिए उस टॉपिक की विशेषताएं। अब फिर देखिए मूल अधिकार के बारे, यहाँ पर हर एक चीज के बारे हम लोग डिफाइन किए हैं, कैसे चीजों को, मूल अधिकार का विकास कैसे हो रहा है,
हर एक चीज मैग्ना कार्टा से रिलेटेड, फिर भारत में कैसे विकास हुआ, विदेश पहले समझे कि भाई इसकी ओरिजिन मूल अधिकार मैग्ना कार्टा से है, फिर भारत में इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन लाए, कौन कौन से रिपोर्ट आया, ये सारी चीजें। फिर मूल अधिकार का ये प्रकार रहा, फिर संपत्ति के अधिकार के बारे में, फिर यहाँ से ये हट चुका तो पहले संपत्ति का अधिकार हमने समाप्त करके खत्म करके फिर ये सारे इस प्रकार से हमने मूल अधिकार पढ़े। ठीक है, तो भाई देखिए यही नोट्स आपको ऐसे ही तैयार करना होगा, क्योंकि ये नोट्स काफी डिटेलिंग में किया गया नोट्स है। और पहली बात ये कि प्री लेवल पे तो आपको मदद होगी ही होगी, साथ के साथ मेंस में भी चीजें आपको लिखने में काफी हदतमंद, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि देखिए बैच मैंने इस बार पीटी लेवल पे लॉन्च किया है, लेकिन मैं अब आप जो पढ़ रहे हो उनको पता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो है, आप देख लीजिएगा तो समझ में आएगा लेवल कितना अच्छा दिया गया है। और फिर से वही बात है भाई, देखिए इस चीज का दिखाने का मतलब ये नहीं कि बैचेस में इनरोलमेंट लेना आपको, नहीं, समझिए कि पढ़ा कैसे जाता है, पीसीएस स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अधिकार मूल अधिकार के बीच आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेगा ना भाई, मैंने क्या बोला, पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों साथ में, कोई आपसे पूछ ले, इंटरव्यूअर बैठे आपसे पूछ ले भाई अधिकार और मूल अधिकार के बीच का डिफरेंस की बताइए। आखिर मूल अधिकार के जो आप इतने प्रकार देखते हैं, ठीक है भाई, देखिए अधिकार आया, मूल अधिकार आया, मानवाधिकार आया, बहुत सारे अपराधिकार आए, तो भाई अगर बहुत सारे अधिकार के प्रकार अगर मिल रहे हैं तो वहां की सरकार कैसी होगी, तानाशाही सरकार है क्या? तो भाई आपको समझाना होगा कि क्यों तानाशाही है, क्योंकि जब इतने अधिकार की मांग हो रही है, भाई आप कोई चीज की मांग कब करते हैं, जब आपके ऊपर शोषण हो रहा होता है, तब आप उस शोषण के विरुद्ध जाकर के क्या करते हैं, कोई चीज का अधिकार मांगते हैं। तो अगर अधिकार के प्रकार समाज में बहुत अधिक है, इट मीन्स उस समाज में तानाशाही सरकार आ चुकी है। तो ये सब चीजें आपको समझ करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि आर्टिकल 14 हमने पढ़ा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, केवल यहां तक ही नहीं समाप्त होता आर्टिकल 14। मैंने बताया बहुत अच्छे से कि आपने बस इतना पढ़ लिया कि कानून के दृष्टि से सभी व्यक्ति बराबर हैं और कानून सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण देगा, बस इतना आपने पढ़ लिया। लेकिन इतना नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये समान संरक्षण कब, जब परिस्थितियां समान है, और जब परिस्थितियां समान नहीं है, जैसे कि जनरल के बीच में परिस्थितियां समान है तो यहाँ पे कट ऑफ समान जाएगी, लेकिन जब जनरल और ओबीसी को देखा जाए तो भाई इनकी समानताएं परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां समान नहीं है, तो भाई यहाँ भेदभाव किया जा सकता है। इसीलिए तो आरक्षण आपको दिया गया, और आरक्षण दिया गया है तो आप इसका भाई नहीं बोल सकते हैं कि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया, नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा गया विधियों का समान संरक्षण। देखिए अगर मैं आपको दिखा दूं विधियों का समान संरक्षण के बारे में फटाफट, तो देखिए विधियों का समान संरक्षण में क्या लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि समान परिस्थितियों में विधियों का समान संरक्षण, मतलब परिस्थिति समान रहेगी तभी कानून सुरक्षा समान मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर परिस्थितियां असमान है तो संरक्षण प्रदान करते समय भेदभाव किया जा सकता है। क्लियर? फिर ये सारी चीजें आप यहीं पे, फिर आपको मैंने बताया मंडल कमीशन, ओबीसी वगैरह कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे ईडब्ल्यूएस आपसे ये भी पूछे भाई, इंटरव्यूअर मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे इतना ही पूछ ले भाई कि जो ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया, चाहे वो एडमिशन मतलब शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो सरकारी निजी या सरकारी संस्थान हो, या फिर सरकारी नौकरियां में भी उनको आरक्षण 10% का रिजर्वेशन दिया गया, क्या ये उल्लंघन नहीं है? और अगर उल्लंघन नहीं है तो भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल में ये प्रावधान है? तो 15 का 4 या 16 का 4 मैंने कंपैरिजन करवाया, समझाया कि भाई यहाँ पे भी पिछले वर्ग का वर्ड इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो है इसका आधार क्या बनाया गया था, देखिए इस आर्टिकल में पिछड़ा वर्ग का आधार क्या, सामाजिक और शैक्षणिक बनाया गया। और अगर जनरल कैटेगरी में भी अगर सामाजिक तौर से आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है तो उसको पिछड़ा वर्ग में रख सकते हैं, 10% का रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो आर्टिकल 15 के 4 के तहत आर्टिकल 15 का 6 में आपको रिजर्वेशन मिलता है एडमिशन में, फिर 16 का 6 में आपको मिलता है सरकारी नौकरी में, और 16 का 4 के तहत ओबीसी, SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, ये सब आपको चीजें ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर तो भाई दिक्कत है। मंडल कमीशन, ओबीसी वो कैसे सारी चीजें, देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत डिटेल करना, पिछड़ा वर्ग आयोग से ही अगर मेंस में आ जाए लिखना तो भाई कैसे लिखेंगे, जानकारी होगी तब तो। मंडल कमीशन के बारे में, मंडल कमीशन का रिपोर्ट से पहले जो जो केसेस हुए उस केसेस में क्या रिपोर्ट आया, तो भाई बहुत डिटेल है ये सब, खैर तो ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे नोट्स लिखना है। देखिए नोट्स लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है ये मैंने आपको बताया। मैंने जस्ट एक एग्जांपल पॉलिटी का भी ले लिया, हिस्ट्री का भी ले लिया। साइंस में अगर पढ़ रहे हैं भाई तो
क्या था साइंस में, कितने ही चीजें क्वेश्चन आए हैं साइंस एंड टेक में। अगर मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखें आराम से लिख पा रहे होंगे। न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आ गया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पूरा डिटेल आपको लिखने के लिए बोला जा रहा। तो खैर, तो आप इस तरह से, ठीक है, नोट्स के बारे में जानकारी मुझे देनी थी कि कैसे नोट्स रेडी करना है, नहीं करना, देख सकते हैं। अभी बस केवल ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार ही चल रहा भाई कंटेंट में। और यहाँ अभी हम लोगों की जो क्लासेस अभी कहाँ तक चली है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अब हम लोगों को देखना है। मतलब अभी भी कम से कम 10 पेज का कंटेंट, मतलब टोटल ये पेज आपका 40 पेज का केवल आपका मूल अधिकार का कंटेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं बहुत शानदार वे में। तो पढ़ना है भाई तो पढ़िए इस तरीके से ही। अब जैसे गवर्नर वगैरह का नोट्स, तो देखिए अब इसके, अच्छा ये तो गवर्नर है, स्टेट गवर्नर। मैं हिस्ट्री में दिखाता हूँ आपको, अगर मिल जाए तो भाई मैं दिखाऊंगा आपको ज़रूर से ही। देखिएगा यहाँ पे अगर नहीं है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे नोट्स नहीं है वैसे तो। खैर जो भी है, ये आपको कंटेंट मैंने दिखाया ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यूरोपियन कंपनियों का आगमन जो हुआ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे मैप मैंने ले लिया रखा, ठीक है। तो इस मैप को आपको बना करके दिखाना होगा, ठीक है ना। जो जैसे यूरोपीय कंपनियां आ रही है ना भाई, देखिए तो यूरोपीय, पहले यूरोपीय कंटिनेंट बना लिया और भारत का फिगर, जैसे ये रहा आपका यूरोप, ठीक, और ये हो गया भारत। अब यहाँ से जैसे आ रहा है भाई कौन कौन, देखिए पुर्तगाल आ रहा है, हम अंग्रेज आ रहे हैं। तो भाई ये लोग जो आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं, ये सब भारत आ रहे हैं, तो मैप में दर्शा दिए आप। तो बस ये सब चीज़ें आपकी खूबसूरती बनते हैं इस तरह से। और फिर आपके बारे में मतलब जो भी चीज़ें जो आई है आपको लिखने के लिए, उसके बारे आप इस प्रकार से कंटेंट को लिखिए। और देखिए मेंस में रिवीजन, पीटी में रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं, फटाफट जो पुर्तगाली, अब भाई पुर्तगाली के गवर्नर, फटाफट आपने पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ लिया, रिवीजन कंप्लीट, ठीक है, इस तरह से। और भी सिस्टमेटिक में, जैसे गांधी युग के बारे यहाँ मैंने लिखा था शॉर्ट नोट्स में, या मैंने रिवीजन आपकी करवानी थी क्लास में, कि 1888 में साउथ अफ्रीका गए, 19 वर्ष की उम्र में किसकी लड़ाई करने के लिए केस की थी, दादा अब्दुल्ला वगैरह, ये सारी चीज़। तो देखिए ये भी एक आपका शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप बना सकते हैं। गांधी युग को पूरा रेडी कर लिए, ठीक है। मैं करवाऊंगा क्लासेस वगैरह, यूट्यूब पे भी दिखाऊंगा और भी शानदार वे में, ठीक है। तो एक ये ओवरव्यू है भाई, कंटेंट वगैरह कैसे रेडी करनी है। मेहनत तो लगेगी भाई, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट वगैरह आपको एप्लीकेशन में अपलोडेड है। जो जुड़ना चाहते हैं भाई जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी से। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गांधी युग की क्लासेस में यूट्यूब पे लाने वाला हूं 14 जेपीएससी के लिए, जरूर से जरूर क्लासेस अटेंड करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।